तीसरा नंबर अपना है जैसे कनेक्ट, उसमें एक बार देख लो कनेक्टिव टिश्यू कितना परसेंट था, 30% था, उनमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड थी, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। तो सेल में अपन ने 2 सेल पढ़ लिया था, फाइब्रोब्लास्ट और प्लाज्मा सेल। अब हम देखेंगे कौन सा, मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मेसेनकाइमल सेल होती है लेस इन नंबर बहुत कम होते हैं इसके, और ये स्मॉल इन साइज में बहुत छोटी होती है। ये बाई स्टार शेप होती है। बताऊँ कैसे, बाई स्टार कैसे, जैसे देखो ये स्टार शेप है, इसी को ऐसे फुला लो, समझ गए। तो इधर से भी स्टार, इधर से भी स्टार, तो हाँ बाई स्टार शेप हो जाएगा। एक शेप इन न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा वो एक शेप रहेगा, ठीक है। फिर टोटीपोटेंट मतलब क्या होता है, टोटीपोटेंट को हम क्लोन भी बोल सकते हैं, मतलब बार बार डिवाइड होके कनेक्टिव टिश्यू बनाता रहे। टोटीपोटेंट मतलब कि ये होता है कि मेसेनकाइमल सेल एक ऐसी सेल होती है जो की सारी सेल बना सकती है। ये प्लाज्मा सेल बना सकती है, फाइब्रोब्लास्ट बना सकती है, एडिपोज बना सकती है, मास्ट सेल बना सकती है। मतलब ये एक ऐसी सेल होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को अदर सेल भी बना सकती है। तो फंक्शन में फॉर्मेशन अदर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा भी कनेक्टिव टिश्यू ये बना सकती है मेसेनकाइमल सेल। क्लियर हुआ, ये हो गया इसका वर्क, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाओ एडिपोज सेल। एडिपोज सेल मतलब फैट सेल, एडिपोज सेल मतलब फैट सेल, ठीक है। तो ये फैट सेल क्या होता है, फैट स्टोर करेगा। और जो फैट स्टोर करता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स का फैट स्टोर होता है। कैसा कैसा फैट स्टोर होता है, तो एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है सिंगल, अनसैचुरेटेड होता है डबल। क्लियर। अब सैचुरेटेड से हमको एनर्जी मिलती है और अनसैचुरेटेड से एनर्जी अपने को नहीं मिलती। इसका हम बहुत पहले भी अच्छे से बता चुके थे। क्लियर हुआ। तो अब जो हमारा फैट सेल होता है समझना, जैसे कि यदि हम बात करें फैट सेल, तो फैट सेल जो होता है फीमेल में ज़्यादा होता है। और एनिमल्स में यदि हम बात करें तो जैसे कैमल, ऊँट के यहाँ पे बना रहता है ना ऊपर, हाँ, तो मतलब कि वहाँ पे कैमल्स में भी ये फैट सेल्स, मतलब ये मानो कि हमारी बॉडी में जहाँ फैट स्टोर होता है ना, वो एक थैली होती है। अब जैसे इमेजिन करो तुम लोग कि मान लो कोई पॉलीथीन में अपन ने क्या किया, घी डाल दिया, तो कैसे रहेगी बाहर से, कैसे रहेगी, चिकनी सिल्की, है ना। तो ऐसे मतलब जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी तुम स्किन देखना, ऊपर कैसा लगता है, मतलब उनकी स्किन ज़्यादातर ऑयली रहती है, क्योंकि स्किन के नीचे फैट सेल डिपॉजिट हो गई है, क्योंकि ऊपर एपिथेलियम है, एपिथेलियम के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगी, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है, फैट सेल। ठीक है, याद रखना। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो फैट सेल होती है वो एक इंसुलेटर जैसे बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, अब उनकी बॉडी में ब्लड भी है और वो खाना भी खा रहे हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी भी है, लेकिन जब वो लोग वर्क करते हैं तो वो एनर्जी उनकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास कौन सा वाला है, अनसैचुरेटेड वाला है। तुम अपने बारे में सोच रही हो, कम है मतलब तुम पे, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता, जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, जैसे यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना अनसैचुरेटेड फैट। अब जो अनसैचुरेटेड फैट होती है ना, तो सेल 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है मोनोलोक्यूलर, मोनोलोक्यूलर मतलब कि कुछ ऐसा, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक होती है फैट बॉडी, ये एक फैट बॉडी होती है। ठीक है, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, ये न्यूक्लियस और साइड में साइटोप्लाज्म, ये होता है। हाँ, किस पे, हाँ, तो साइटो इतना बड़ा वो फैट बॉडी ही हो गया, तो साइटोप्लाज्म कम ही बचा ना, पेरिफेरल उसके चारों ओर कम बचा साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैट बॉडी बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिए ये वाइट फैट बॉडी होती है। कौन सी, वाइट फैट बॉडी होती है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट सेल। फिर इसके बाद यदि हम बात करें मल्टीलोक्यूलर एडिपोज, है ना, एडिपोसाइट। मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि
सेल है, इसमें ना छोटी छोटी फैट बॉडीज़ बहुत सारी होती हैं, मतलब कि ऐसी, ये फैट बॉडी, ये फैट बॉडी होती हैं और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, तो स्मॉल फैट बॉडी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और स्फेरिकल न्यूक्लियस इन सेंटर, इसके सेंटर में स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई हमारी एडिपोसाइट सेल। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लो। चलो देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को देखना है मास्ट सेल। मास्ट सेल से 3 इम्पॉर्टेंट मटेरियल सिक्रीट होते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। इसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले यदि हम मास्ट सेल की स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये अमीबॉइड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसा अमीबॉइड शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड वर्क सेम है। बेसोफिल भी ऐसे होता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। लार्ज इन नंबर, स्मॉल इन साइज, नंबर में बहुत, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ बहुत छोटी होती है। उसके बाद अमीबॉइड शेप भी हो गया। अब इसमें न्यूक्लियस होता है जो एस शेप न्यूक्लियस होता है, देखो ऐसा। बेसोफिल में भी ऐसी न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस ऐसे होता है मास्ट सेल का। ठीक है, तो एस शेप न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल पार्टिसिपेट बेसोफिल्स पार्टिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब इसके बेसोफिल भी, मतलब ये WBC का पार्ट है एक। बेसोफिल एक WBC का पार्ट होता है जो कि इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइज शेप, यहाँ पे लिख दो, यहाँ रहता है साइटोप्लाज्म, यहाँ होता है न्यूक्लियस। क्लियर? यहाँ हो गया साइटोप्लाज्म और ये एस शेप हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक मटेरियल सिक्रीट होता है हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो कि अपनी बॉडी में कहीं चोट लग गई या कहीं बैक्टीरिया अटैक कर दिया, कहीं मच्छर काट दिया, तो जहाँ मच्छर काटता है अपन यदि वहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखो सूजन टाइप का बन जाता है। हाँ, एलर्जी के लिए होता है। यदि हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन मटेरियल जाता है या कोई भी फॉरेन बॉडी यदि हमारी फॉरेन पार्टिकल यदि हमारी बॉडी में जाता है ना, तो हमारी बॉडी वैसोडाइलेटर का काम करती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं। तुम लोगों को याद होगा एक मैंने प्रोसेस बताया था, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में मैंने क्या बताया था, जो ब्लड वेसल्स होती है तो फैल जाती है। अब ब्लड वेसल्स में बैक्टीरिया अटैच हो जाता है, अब ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, फिर लाइसोजाइम सिक्रेट करके उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हिस्टामाइन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ चुका है। तो हिस्टामाइन है ना, इट इज़ द प्रोटीन मटेरियल, ये एक प्रोटीन होता है। दूसरा वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर फिर से समझो जिसने नहीं देखा, जैसे फिर देखिए ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया अपनी बॉडी में अटैक करता है तो बॉडी में अटैक करने के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में। तो जैसे बैक्टीरिया इसके अंदर जाएगा तो ये फैल जाएगी, ये ब्लड वेसल्स कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो ये बैक्टीरिया ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। अब ब्लड में हमारे जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जाएगी और इस बैक्टीरिया को किल कर देगी। जब बैक्टीरिया को एंटीबॉडी किल करेगी ना, तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी और बैक्टीरिया के बीच में फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग होने के वजह से यहाँ पे कुछ रेड कलर का हो जाएगा, कुछ सूजन आ जाएगा, गर्म हो जाएगा ये, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सूज जाएगा। देखोगे ना, जहाँ सूज जाता है वो हल्का गर्म भी हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लामेशन। क्लियर हुआ? एक तो ये हो गया हिस्टामाइन सिक्रीशन, इन्फ्लामेशन वाला। दूसरा आ जाइए सेरोटोनिन सिक्रीशन। अब जैसे ये नेचुरल, अब ये सूज गया, अब इसको नेचुरल मतलब वैसो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। जैसे मान लो कि अपना BP लो हो गया,
जैसे बीपी लो हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड की कमी हो जाती है। बीपी लो, जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में यहाँ ब्लड भरा हुआ है। अब यदि ब्लड बहुत फोर्सफुली बाहर जा रहा है, लेकिन यदि हमारी बॉडी में ब्लड कम हो गया तो क्या होगा? ब्लड कम हो गया तो ये मतलब कि क्या, सिकुड़ जाएगी, है ना। मतलब सॉरी, यदि यहाँ पे ब्लड कम हो गया तो ब्लड फ्लो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो हमारी बॉडी में जैसे हार्ट यहाँ है तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हार्ट यहाँ है, ब्रेन तक ब्लड पहुँचाना तो बहुत फोर्स में पहुँचाना होता है। तो जब यदि हमारा हार्ट यहाँ है, ब्रेन यहाँ है, ऊपर तक यदि ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, इसका फोर्स बढ़ा देते हैं। अब फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको पाइप को सिकोड़ दो। पाइप में कॉन्ट्रैक्शन, यदि पाइप को तुमने ऐसे कर दिया, ये सिकुड़ गई है पाइप, ये पतली हो गई, तो ये फोर्सफुली बढ़ने लगेगा। तो जो वैसो कॉन्ट्रिक्टर का काम करता है, वैसो कॉन्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। ये भी एक प्रोटीन होता है, इसका एक और नाम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। इसका एक और नाम होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है। तो ये वैसो कॉन्ट्रिक्टर का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने का काम करता है। आ गया हिपैरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब मैंने क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था, याद होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, तो बॉडी के अंदर है तो क्लॉट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे अपने को चोट लगी, चोट लगने के बाद ब्लड बाहर आया, बाहर आते ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्या रीज़न है? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ क्या था? अब अंदर क्लोट नहीं है लेकिन बाहर आते क्लोट हो जाता है, ऐसा क्यों? हिपैरिन की वजह से। तो देखो क्या था, सबसे पहले देखो, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब कि ब्लड को क्लोट ना होने देना, कोगुलेंट मतलब क्लोट होने देना, एंटी लग गया मतलब उसके अपोजिट, मतलब कि ये एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, ठीक है। अभी मैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पढ़ूंगा आगे ब्लड वाले टॉपिक में, तो ये बहुत डिटेल से आएगा। तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, पहली चीज़। दूसरी, इनहिबिटर फॉर प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये भी कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब कि ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज नहीं होने देता। मतलब कुछ ऐसे देखो, जैसे ये प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, कैल्शियम आयन और हिपैरिन की वजह से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बिन आगे जाके फाइबर बना देते हैं। और ये फाइबर कुछ ऐसा नेटवर्क टाइप का होता है जहाँ पे चोट लगती है और ब्लड वेसल्स यहाँ फंस जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्लॉट हो गया, क्या हो गया? क्लॉट हो गया। तो हमारा क्या होता है, हिपैरिन जो होता है तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो थ्रोम्बिन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, अब फाइब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। इस वजह से जो हिपैरिन होता है हमारी बॉडी में, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिस वजह से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। लेकिन जैसे बॉडी के बाहर आता है, जैसे बॉडी के बाहर आता है तो बॉडी के बाहर आएगा टेम्परेचर चेंजिंग और रफ सरफेस, दो चीज़ें होती हैं बॉडी के बाहर। एक तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एक रफ सरफेस हो जाती है। ये भी नीट में आ चुका है, ठीक है। टेम्परेचर चेंजिंग और रफ सरफेस की वजह से हमारा जो हिपैरिन है वो इनएक्टिव हो जाता है। अब यदि हिपैरिन इनएक्टिव हो गया तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन फाइबर बना देगा, जिस वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट था, हिपैरिन का रोल वाला जो बताया। फिर इसके बाद इसमें नोट एक रख लो कि जो हमारा ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक में भी तो हम बाहर ब्लड निकालते हैं तो क्लॉट हो जाना चाहिए, है ना। ब्लड बैंक में हमने क्लॉट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल केमिकल मिला देते हैं, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, EDTA, ये तीन एक ऐसे आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होते हैं जिनको ब्लड में मिलाने पर ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया, कुछ टाइम के लिए रिक्वायर कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। लेकिन एक और केमिकल होता है लिक्विड नाइट्रोजन,
लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसा मतलब केमिकल्स है जो ब्लड को सालों साल रख सकते हो आप।